चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हमें नेक्स्ट टॉपिक शुरू करना है, दैट इज सर्कुलर मोशन। राइट डाउन, सर्कुलर मोशन। काय काय मायनस चष्मा का सेट लावलाय, ठीक आहे. राइट डाउन सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखेंगे तो एनसीईआरटी में ऐसा कुठला टॉपिकच नहीं है, ठीक है. एनसीईआरटी में सर्कुलर मोशन ऐसे सेपरेट टॉपिक नहीं दिया है. बस इस सर्कुलर मोशन का जो सिलेबस है उसको 3 टॉपिक्स में डिवाइड करके दिया है. पहले डिवाइड करके दिया है आपको मोशन इन प्लेन में, दूसरा पार्ट दिया है आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, एंड कुछ रिमेनिंग पार्ट है जो हमें मिलेगा वर्क, पावर एंड एनर्जी में, ठीक है. लेकिन यहाँ पे हम जब मोशन इन ए प्लेन पढ़ रहे थे तब सर्कुलर मोशन के सारे पॉइंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे, इसलिए उसको बस शॉर्ट में हम एक बार रिवाइज करके कंप्लीट करेंगे. देन उसके बाद में हमें न्यू टॉपिक शुरू करना है, ठीक है. तो सर्कुलर मोशन मतलब क्या होता है, देखो मोशन इन ए प्लेन में इसलिए दिया था क्योंकि सर्कुलर मोशन जो है इट इज एन एग्जांपल ऑफ मोशन इन 2 डायमेंशन. जैसे हमने मोशन इन ए प्लेन का डिस्कशन शुरू किया है, मोशन इन 2D का डायमेंशन शुरू किया है 1 PM टू 3 PM के लेक्चर में, वहां पे हमने प्रोजेक्टाइल का एग्जांपल देखा था और प्रोजेक्टाइल की मोशन को बोला था कि ये क्या है, मोशन इन 2 डायमेंशन है या फिर मोशन इन ए प्लेन है, क्योंकि हर बार जो भी पार्टिकल या फिर प्रोजेक्टाइल मूव करेगा किसी भी इंस्टेंट पे उसकी पोजीशन हमें अगर लोकेट करनी है तो हमें एक्स एज वेल एज वाई ये दोनों कोऑर्डिनेट के अबाउट इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है. इसलिए हम इसको बोल रहे थे मोशन इन 2 डायमेंशन और मोशन इन ए प्लेन. सेम सिचुएशन अगर सर्कुलर मोशन में अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वाई एक्सिस है, और इस पाथ के अलोंग अगर पार्टिकल या फिर बॉडी या फिर प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा है तो वो अगर पहले पॉइंट पी पे है तो उसकी पोजीशन लोकेट करने के लिए हमें एक्स कोऑर्डिनेट भी रिक्वायर्ड होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी रिक्वायर्ड होगा. मतलब जैसे प्रोजेक्टाइल एग्जांपल है 2D का, वैसे सर्कुलर भी क्या है, एग्जांपल है 2D का, ठीक है. बट सर्कुलर मोशन एक सबसे इंपॉर्टेंट स्पेशल केस है. सो पहले डिफाइन करते इसको, राइट डाउन सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन बाकीचे रिवाइज करा, वर्कशीट येतात तुमच्यासाठी, ज्यांचा बाकी फक्त त्यांच्यासाठीच. सर्कुलर मोशन, मोशन ऑफ द बॉडी, मोशन ऑफ द बॉडी along circumference of the circle, motion of the body along circumference of the circle is called as circular motion. मतलब बॉडी की मोशन कहाँ पे, सरकमफरेंस के अलोंग, उसको बोला जाता है एज ए सर्कुलर मोशन. इसका मतलब इस टॉपिक में हम जब कभी भी डिस्कस करेंगे तो पार्टिकल जहां पे भी मूव होगा उसका पाथ फिक्स होगा, और ये फिक्स पाथ कहाँ पे होगा, ऑलवेज अलोंग सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल. सरकमफरेंस कळतं ना सर्कलचा, देन ये होता है सर्कल का सेंटर, सेंटर से सरकमफरेंस का डिस्टेंस मतलब होता है आर यानी रेडियस, ठीक है. तो हर बार पार्टिकल क्या करने वाला है, इसी पाथ के ऊपर रिपीटेडली मूव होने वाला है, ठीक है. तो ये बनता है सर्कुलर मोशन. नाउ राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन. काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन. अब देखो काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि ये जो सर्कुलर मोशन है इसका कुछ पार्ट आपको दिया है 2D में, मोशन इन ए प्लेन में, एंड कुछ पार्ट आपको दिया है NLM में, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में. लेकिन जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है वो आता है डायनेमिक्स का पार्ट, क्योंकि वहां पे हम फोर्सेस की बात करते हैं. लेकिन जो मोशन इन ए प्लेन होता है, मोशन इन 2 डायमेंशन होता है, उसमें फोर्स से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन नहीं होता है, इसलिए वो बनता है काइनेमेटिक्स का पार्ट. मतलब काइनेमेटिक्स यानी फोर्स को छोड़ के मोशन को पढ़ना, डायनेमिक्स यानी फोर्स को कंसीडर करके मोशन को पढ़ना, ठीक है. तो सर्कुलर मोशन को अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम इसको भी क्या करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, दूसरा डायनेमिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशन. और हमने पहले से डिसाइड किया है कि जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो हमें 3 ही कंसेप्ट पढ़नी पड़ती है. एक होता है डिस्प्लेसमेंट, दूसरा वेलोसिटी, तीसरा एक्सेलरेशन. यानी सर्कुलर मोशन का अगर हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो हमें यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद में वेलोसिटी, उसके बाद में एक्सेलरेशन, ठीक है. एंड जब हम डायनेमिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा फोर्स का.
फिर वेरियस टाइप के फोर्सेस कहाँ पे एक्ट होते हैं, किस डायरेक्शन में एक्ट होते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, ये सारी बातें हम डायनेमिक्स में करने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे दो पार्ट में टॉपिक डिवाइड करके तो दिया था, लेकिन हम इसको कंबाइनली पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं डिस्कशन फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ द टॉपिक दैट इज डिस्प्लेसमेंट। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, देखो लिखना नहीं आपको, प्रॉब्लम क्या है देखो कि जो डिस्प्लेसमेंट हमने अब तक पढ़ा था उसमें क्या होता था कि बॉडी ए पॉइंट से निकल के बॉडी बी पॉइंट के ऊपर जाती थी। लेकिन वही अगर सर्कुलर मोशन पे ऑब्जर्व करेंगे तो बॉडी ए से निकल के बॉडी बी के ऊपर आएगी, थोड़ी देर बाद बॉडी बी से निकल के सी के ऊपर आएगी। यहाँ पे सर्कल के ऊपर अगर देखेंगे तो बॉडी बी से निकल के अगेन ये सी पॉइंट के ऊपर आ गई। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ देखो, अगर यहाँ पे फर्स्ट केस में मुझे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, बस इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इनको कनेक्ट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन। एंड ये स्ट्रेट लाइन का जो भी मैग्नीट्यूड होगा, मतलब लेंथ होगी, उसको हम बोलेंगे कि क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। वही अगर सर्कुलर मोशन में रिक्वायर्ड है, बॉडी ए से निकली थी, बॉडी सी के ऊपर आ गई, मतलब इस पॉइंट का इसी पॉइंट से डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट बनेगा। यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। कितना हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, आणि हा प्रॉब्लेम असतो। मग जर डिस्प्लेसमेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वन राउंड 0 हो गया तो वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी, वेलोसिटी 0 हो गई तो एक्सेलरेशन भी 0 हो गया। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सर्कुलर मोशन पढ़ने के लिए एक छोटी सी एडजस्टमेंट करते हैं। जैसे कि पार्टिकल ए से लेके यहाँ पे पॉइंट पी तक ट्रैवल कर रहा है, तो ये पी तक ए से जो डिस्टेंस ट्रैवल किया था अलोंग सर्कमफरेंस, क्योंकि एक रोटेशन के बाद में ये 0 होने ही वाला है, इसलिए हम सर्कमफरेंस पे इसको रिप्रेजेंट करने का छोड़ के सेंटर पे रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं हम, सर्कमफरेंस पे रिप्रेजेंट करने का छोड़ के उसको सेंटर पे रिप्रेजेंट करते हैं। एंड सेंटर पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे सप्लीमेंटरी क्वांटिटी का यूज करते हैं, जिसको हमने एंगल बोला था। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट हम 1D 2D में पढ़ रहे थे वही डिस्प्लेसमेंट होगा, बस ये आएगा इन टर्म्स ऑफ एंगल। किसके टर्म में आएगा, इन टर्म्स ऑफ एंगल। एंड इसलिए सर्कुलर मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा इसको बोला जाएगा एज ए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर आहे, म्हणजे आपलं जे डिस्प्लेसमेंट होतं तेच आहे, फक्त इथं काय होतं, एक चक्कर कंप्लीट झाला की डिस्प्लेसमेंट 0 होतं, म्हणून आपण सर्कमफरन्सला जे होतंय त्याला रिप्रेझेंट करतोय सेंटरला। लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें हेल्प कौन कर रहा है, इन दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है, रेडियस कर रहा है। तो इसलिए हर बार हमें ये रेडियस को यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है उसका रिलेशन कुछ इस तरह से होता है, S इक्वल्स टू R इंटू थीटा। अब S का मतलब कौन सा डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, उसको हम आर्क लेंथ ऐसे भी बोलते हैं क्योंकि वो सर्कुलर आर्क के ऊपर डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। या फिर हम इसको कंसीडर कर सकते हैं एज ए आर्क लेंथ। यहाँ पे आर का मतलब कौन, रेडियस, एंड थीटा का मतलब एंगल बोलो या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलो। यानी कि ये इक्वेशन हमें यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो है लीनियर एंड एंगुलर डिफरेंट नहीं है, दोनों सेम ही है, बस इनको कनेक्ट कौन कर रहा है, रेडियस कर रहा है, ठीक है। एंगुलर एंड लीनियर सेम ही है, बस इनको कनेक्ट कौन कर रहा है, रेडियस कर रहा है। इसलिए एक्सप्रेशन आ गया S इक्वल्स टू R इंटू थीटा। अनिकेत, इसके बाद में हम नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे वेलोसिटी थी, यहाँ पे भी वेलोसिटी आएगी, बट उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ एंगल, तो ये बनेगी एंगुलर वेलोसिटी। ये बनेगी एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी के लिए कंडीशन क्या बनेगी कि जनरल हम यहाँ पे वेलोसिटी जब डिफाइन करते थे मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन के ऊपर, उसको डिफाइन किया था हमने एज ए डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। क्या थी डेफिनेशन है वेलोसिटी की, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। बट प्रॉब्लम ये हो गया कि हम जब एंगुलर की बात करते, सर्कुलर की बात करते अजुंदा, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट था लीनियर उसको हमने एंगुलर बोला है। इसलिए क्या होगा कि जब वेलोसिटी को डिफाइन कर रहे हैं तो इस डिस्प्लेसमेंट को भी कौन सा लेना पड़ेगा, एंगुलर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें एंगुलर वेलोसिटी मिलती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है। इसको हम डिटेल में डिफाइन करेंगे, बट इसका एंड लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन होता है V इक्वल्स टू R इंटू ओमेगा। म्हणजे हे इक्वेशन आपल्याला परत तेच एक्सप्लेन करते हैं कि जो V था वही ओमेगा है, बस हम करते क्या है, जो सर्कमफरेंस पे होता है उसको सेंटर पे रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ R यानी रेडियस का यूज करके। उसके बाद में हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था एक्सेलरेशन, यहाँ पे भी क्या पढ़ना पड़ेगा, एक्सेलरेशन, लेकिन हम सेंटर पे रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसको बोलेंगे एज ए एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम।
तो यहाँ पे भी चेंज इन वेलोसिटी होगी, बस हम वेलोसिटी कौन सी कंसीडर कर रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी, इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एंड यहाँ पे रिलेशन होता है a इक्वल्स टू आर इंटू अल्फा, यानी कि a एंड अल्फा दोनों सेम ही है, बस कंडीशन क्या है, a मतलब सरकमफेरेंस पे था, अल्फा मतलब कहाँ पे होगा, सेंटर पे होगा, एंड उनको कनेक्ट कौन कर रहा है, रेडियस, इसलिए यहाँ पे भी आ रहे हैं, यहाँ पे भी आ रहे हैं, यहाँ पे भी आ रहे हैं। क्लियर है? तो यही काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन है। अभी इनको वन बाय वन पढ़ना है। राइट डाउन फर्स्ट हेडिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हे वर्कशीट आले घ्या इथून। सर्कुलर मोशन जिनका पहले हुआ था ना, उनके लिए वर्कशीट्स रेडी है, वर्कशीट सॉल्व करनी है आपको। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कारण झालेलं कीर्तन परत ऐकण्यापेक्षा क्वेश्चन सोडवले तर बरं राहील, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिफाइन कर रहे सब लोग, राइट डाउन। क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब एंगल ट्रेस बाय और डिस्क्राइब बाय, एंगल डिस्क्राइब बाय रेडियस वेक्टर, एंगल डिस्क्राइब बाय रेडियस वेक्टर at the center of circle. Angle described by radius vector at the center of circle. Angle described by radius vector at the center of circle is called as angular displacement. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय थीटा। इसका नोटेशन क्या होता है, थीटा, क्योंकि ये एंगल की टर्म में मेजरमेंट के लेने वाले हैं। डिनोटेड बाय थीटा, गिवन बाय थीटा इक्वल्स टू, ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है। क्या होगा, देखो s इक्वल्स टू आर थीटा है, तो थीटा क्या बनेगा, s अपॉन आर, s को क्या बोला है, आर्क लेंथ, तो क्या बनेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। राइट डाउन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, यानी s अपॉन आर। ऐसा यूनिट, एंगल है तो ऐसा यूनिट, रेडियन, स्केलर या वेक्टर है, राइट डाउन, स्टार मार्क करके लिखो। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is a scalar quantity if it is finite, if it is finite. If it is finite, and it is a vector quantity if it is infinitesimally small, if it is infinitesimally small. मतलब दो कंडीशन है, स्केलर भी है वेक्टर भी है। स्केलर कब, अगर फाइनाइट है तो, एंड अगर बहुत ज्यादा स्मॉल है, इनफाइनिटेसिमली स्मॉल है, तो उस केस में सेम क्वांटिटी क्या बनेगी, वेक्टर बनेगी। ठीक है, तो ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद में नेक्स्ट एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, अवनी डोर क्लोज कर। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी का मतलब, राइट इन डबल इन्वर्टेड कॉमा, लिमिटिंग टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लिमिटिंग टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is called as angular velocity. ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये मैथमेटिकल कंसेप्ट हमने इंट्रोड्यूस किए, लिमिट एज डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। ये इसका रीजन ये है कि डिफाइन करते टाइम हमने लिखा था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, कब, अगर वो एक्सट्रीमली स्मॉल है तो ये स्मॉल होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये कब समझ में आएगा कि जब हम थीटा मेजर करने के लिए जो टाइम ले रहे हैं वो इतना स्मॉल होगा, कितना स्मॉल, टेंड्स टू जीरो, जीरो के क्लोज होगा तब। लेकिन ये फॉर्मूला आगे हमें कहीं पे भी यूज नहीं करना है, हम इसका सिंप्लीफाइड फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा बाय डी टी।
मतलब लिमिट को हमने डिफरेंशिएशन के फॉर्म में कन्वर्ट किया है, ठीक है। या फिर इसको सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या लिख सकते हैं, फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन अपॉन टाइम। या फिर अगर सर्कल में एक चक्कर पूरा कंप्लीट हो रहा है तो एक चक्कर में एंगल डिस्क्राइब होता है 2 पाई, लगने वाला टाइम होगा कैपिटल टी, तो ओमेगा बनेगा 2 पाई अपॉन टी। बट 1 अपॉन पीरियोडिक टाइम को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो ये ओमेगा इक्वल्स टू बनेगा 2 पाई एन। एंड उसके बाद में स्टार्ट में मैंने जो रिलेशन भी बोला था उसके अकॉर्डिंग ओमेगा बनेगा v अपॉन आर। तो 1 2 3 4 5 एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रिलेटेड टू एंगुलर वेलोसिटी। राइट डाउन। नेक्स्ट, यस आई यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? ऐसा यूनिट एंगल अपॉन टाइम है, एंगल का रेडियन, टाइम का सेकंड, तो यूनिट क्या बनेगा? रेडियन पर सेकंड। यस आई यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज रेडियन पर सेकंड। अगेन ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर है, ये पूरी की पूरी वेक्टर ही क्वांटिटी है, ठीक है। असं काही नाही की इकडे स्केलर आणि तिकडे वेक्टर, राइट डाउन। एंगुलर वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था वैसे एंगुलर वेलोसिटी भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। अब इसके साथ में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगी, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। अब फिर से एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब क्या होगा? जैसे एक्सेलरेशन हुआ करता था चेंज इन वेलोसिटी, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, राइट डाउन, change in angular velocity, change in angular velocity per unit time, change in angular velocity। एक मिनिट, अजून किती जण राहिले वर्कशीट साठी? ठीक आहे, सफिशियंट। चेंज इन अँग्युलर वेलोसिटी घेऊन टाका, पर युनिट टाइम इज कॉल्ड एज अँग्युलर एक्सेलरेशन। चेंज इन अँग्युलर वेलोसिटी हो पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है इसका नोटेशन है अल्फा, और इसका फॉर्मूला क्या होगा फिर? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी ये बनेगा अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी। और इसको हम सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी यानी अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा बाय डी टी। एंड जो रिलेशन यहाँ पे हमने देखा था उसके अकॉर्डिंग लीनियर एक्सेलरेशन अपॉन आर। तो ये बन गए 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रिलेटेड टू एंगुलर एक्सेलरेशन, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी, या फिर डी ओमेगा बाई डी टी, या फिर ए अपॉन आर, एंगुलर एक्सेलरेशन। अभी इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम है, एंगुलर वेलोसिटी का रेडियन पर सेकंड था, मतलब और एक सेकंड आएगा डिनोमिनेटर में, तो यस आई यूनिट फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन इज रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में बस इतनी टर्म्स है, एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, लेकिन तीनों भी वेक्टर थे। तो इससे रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट विद स्टार मार्क, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, angular velocity and angular acceleration, direction of angular displacement, angular velocity and angular acceleration is given by right hand thumb rule, right hand thumb rule। अब राइट हैंड थंब रूल मतलब क्या होता है? बोर्ड पे ध्यान दो सब लोग, कि फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल अपनी मोशन परफॉर्म कर रहा है अलोंग सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, जैसे कि इस डायरेक्शन में। अभी इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं हम? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। या फिर दूसरा पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है इस डायरेक्शन में, ये क्या बन गई? मतलब सर्कुलर मोशन की 2 ही डायरेक्शन हो सकती है, एक तो क्लॉकवाइज नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज, अपवर्ड डाउनवर्ड ईस्ट कडे नॉर्थ कडे असं काही नसणार, ठीक आहे। तो
एक तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, नहीं तो क्लॉकवाइज मूव करेगा, और हमें डायरेक्शन फाइंड करनी है। किसकी फाइंड करनी है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन की। तो राइट हैंड थंब रूल ये बोलता है कि आपको क्या करना है कि राइट हैंड के जो कर्व फिंगर्स होंगे वो सर्कुलर मोशन के डायरेक्शन में प्लेस करना है। तो उसके बाद में जो थंब है परपेंडिकुलर रहेगा टू द फिंगर, वो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन? डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। तीनों की डायरेक्शन सेम होती है। कहाँ पे होगी? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो हमारी तरफ, मतलब आउटवर्ड, लेकिन वही अगर क्लॉकवाइज जाणे लगे तो असे ठेवून चालतील का? उलटे करावं लागतील। मग थंब कुठं चालला? मध्ये, म्हणजेच काय? इनवर्ड, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ठीक है, तो इस तरह से हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल क्या है, उसका स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, बस यहाँ पे स्टार मार्क करके लिखो कि डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज, कहाँ पे होती है? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कल। ऑलवेज होगी along परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कल and along axis of rotation, and along axis of rotation। म्हणजे जिस स्ट्रेट लाइन के अबाउट ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं उसको एक्सिस बोला जाता है। और एक्सिस कहाँ से पास होता है? ऑलवेज सेंटर में से, एंड सर्कल के प्लेन को क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो हर बार डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन तीनों की डायरेक्शन कहाँ पे होगी? अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। ठीक है, फिर डिफरेंस क्या होगा? अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको एंटी क्लॉकवाइज बोला जाएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन कहाँ पे होगी? आउटवर्ड। और ये आउटवर्ड अगर है तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉट। एंड अगर वही सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रही है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज अगर है तो हम उसको बोलेंगे कि कहाँ पे आ रही है डायरेक्शन? अंदर जा रही है, मतलब इनवर्ड, और इनवर्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय क्रॉस। क्लियर है? तो कहीं पे अगर ये सिंबल मतलब वहाँ पे छाप दी है तो इसका मतलब समझ लेना है आपको। डॉट का मतलब, क्रॉस का मतलब, हे कुठून आलं? एरो असतो, एरो धनुष्यबाण है ना, तो जर आपल्याकडे येत असेल तर आपल्याला फक्त त्याचं फ्रंट एंड दिसतं, बरोबर? फ्रंट एंड कसं असतं? पॉइंटेड असतं, म्हणून आपल्याकडे येतोय म्हणून फक्त पॉइंट दिसणार। बट जर आपल्यापासून आवे गेला तर मागची साइड बघितली की नहीं? रामायण महाभारत है ना, कैसे होता है? क्रॉस के फॉर्म में होता है, इसलिए आवे जा रहा है मतलब यहाँ पे क्रॉस आएगा। ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्शन रिलेटेड पार्ट अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। अभी स्टार मार्क करके और एक पॉइंट आपको लिखना है। इफ angular velocity is increasing, if angular velocity is increasing, then direction of angular displacement, if angular velocity is increasing, then direction of angular acceleration will be same as that of angular velocity, as that of angular velocity। But if angular velocity is decreasing, but if angular velocity is decreasing, then angular acceleration will act, angular acceleration will act in the opposite direction, will act in the opposite direction to that of angular velocity। जो लिखा है उसकी मीनिंग समझ में आ रही है कि देखो, जैसे नॉर्मल रोड पे भी होता है, जैसे हमने बाइक स्टार्ट कर दी, स्टार्ट करने के बाद गियर डाला, क्लच छोड़ा और उसको हम एक्सेलरेट कर रहे हैं। एक्सेलरेट करने के बाद क्या होता है? इसकी स्पीड इनिशियली 0 थी, अब वो बढ़ती जाती है। समझ में आ रहा है ना? और ऐसे क्यों होता है? क्योंकि एक्सेलरेशन उसको आगे खींचता है। तो एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, इसलिए वेलोसिटी बढ़ती जाती है, क्योंकि एक्सेलरेशन का काम ही होता है वेलोसिटी को चेंज करना।
तो अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अगर हमें ब्रेक्स अप्लाई करके गाड़ी रोकनी है तो वहां पे क्या होता है, जो एक्सेलरेशन फॉरवर्ड आगे एक्ट हो रहा था वो 180 डिग्री से पीछे आ जाता है एंड पीछे से गाड़ी को खींचता है, आपल्याला दिसत नाही पण तो असतो। और उसके वजह से क्या होता है, वेलोसिटी की एंड एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट बनती है, फिर वेलोसिटी धीरे धीरे कम होते गाड़ी रुक जाती है। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ पे भी एप्लीकेबल है कि अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एंगुलर एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होगा एंड अगर एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये हो गया ऑल अबाउट काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। उसके साथ 2 पॉइंट लिख लो, यहाँ पे हमने यूज किए थे पीरियोडिक टाइम और टाइम पीरियड। पीरियोडिक टाइम और टाइम पीरियड क्या होता है? पीरियोडिक टाइम और टाइम पीरियड, टाइम रिक्वायर्ड बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। सर्कल के ऊपर एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है, टाइम रिक्वायर्ड बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड एज पीरियोडिक टाइम। अब ये पीरियोडिक टाइम कैलकुलेट करने के लिए एक तो हम रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी करते हैं या फिर 2 पाई आर अपॉन वी करते हैं, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, फिर आर का मतलब रेडियस, 2 पाई आर मतलब टोटल डिस्टेंस यानी सरकमफरेंस, वी मतलब कितनी वेलोसिटी से बॉडी मूव हो रही है। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? अरे टाइम पीरियड मतलब टाइम है, ऐसा यूनिट क्या होगा? किलोमीटर, मग सेकंड। वेरी गुड, ठीक है, तो इसका ऐसा यूनिट होगा सेकंड। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होगा? फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम डिनोटेड बाय n, गिवन बाय n इक्वल्स टू 1 अपॉन t या फिर 1 अपॉन 2 सॉरी v अपॉन 2 पाई आर या फिर ओमेगा अपॉन 2 पाई। अब ये फ्रीक्वेंसी का जो SI यूनिट होता है वो होता है RPS एंड इसी RPS को हम बोलते हैं एज ए हर्ट्ज। RPS का मतलब रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, RPS का मतलब रिवॉल्यूशंस पर सेकंड एंड उसी को बोला जाता है एज ए हर्ट्ज। लेकिन क्या होगा, आपको जब कभी भी ये फ्रीक्वेंसी रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाएगा आपको हर बार यूनिट प्रोवाइड करेंगे RPM। अब RPM का मतलब होता है रिवॉल्यूशंस पर मिनट। तो हमारी हर बार क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम फर्स्ट स्टेप होगी कि ये RPM को 60 से डिवाइड करना, फिर वो बनेगा RPS। जैसे आपको बोला है कि फैन रिवॉल्व हो रहा है विथ 120 RPM, तो वो RPS में कितना बनेगा? 22 बनेगा। अगर वो बोला है कि रिवॉल्व हो रहा है विथ 360 RPM, 6 RPS, कळालं? तो प्रत्येक वेळी RPM दिसलो 60 ने डिवाइड करायचं, वो कन्वर्ट होता है RPS में। क्लियर? अभी देखो ये अगर काइनेमेटिक्स की टर्म है तो जैसे हम 1D में काइनेमेटिक्स के टर्म्स को कनेक्ट करने के लिए कुछ इक्वेशन यूज करते थे जिनको बोला था एज ए काइनेमेटिकल इक्वेशन। कौन से थे? v इक्वल टू यू प्लस वी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस देन s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वेयर, देन s फॉर n u प्लस a बाई 2 इन ब्रैकेट 2n माइनस 1। तो जब काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं तो उसके लिए भी काइनेमेटिकल इक्वेशंस होंगे। बस यहाँ पे रिप्लेसमेंट क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी रिप्लेस होगी बाय ओमेगा नॉट, फाइनल वेलोसिटी रिप्लेस होगी बाय ओमेगा, ए रिप्लेस होगा बाय अल्फा। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यानी कि काइनेमेटिकल इक्वेशन बनेगा ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, ओमेगा स्क्वेयर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वेयर प्लस 2 अल्फा थीटा, देन थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी का स्क्वेयर एंड थीटा फॉर n सेकंड बनेगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाई 2 इन ब्रैकेट 2n माइनस 1। तो ये बनते हैं काइनेमेटिकल इक्वेशंस फॉर सर्कुलर मोशन, वेयर ओमेगा का मतलब होगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा नॉट का मतलब होगा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा बनेगा एंगुलर एक्सेलरेशन, टी बनेगा टाइम।
अभी हमें यहाँ पे काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के डिस्कशन को खत्म करके डायनेमिक्स को इंट्रोड्यूस करना है, और उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम यहाँ पे लेके आएंगे, दैट इज एक्सेलरेशंस इन सर्कुलर मोशन। एक्सेलरेशंस इन सर्कुलर मोशन मतलब जो सर्कुलर मोशन होती है उसमें कौन से एक्सेलरेशन होंगे ये हमें यहाँ पे देखना है। उसके लिए हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। राइट डाउन टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अब होता क्या है, देखो सर्कुलर मोशन के ब्रॉडली और बेसिकली दो ही टाइप होते हैं, एक होता है यूसीएम, दूसरा होता है नॉन यूसीएम। यूसीएम का मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब अगर सर्कुलर मोशन है वो भी यूनिफॉर्म है, इसका मतलब क्या होगा कि जो बॉडी सरकमफेरेंस के अलावा मूव होती है उसकी स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी, यूनिफॉर्म होगी। क्या वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी? पढ़ो दे पढ़ो। स्पीड युनिफॉर्म होगी या वेलोसिटी युनिफॉर्म होगी? काय डिफरन्स है वेलोसिटी आणि स्पीड मध्ये? देखो कंडीशन क्या है कि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए सर्कुलर मोशन में अगर बॉडी ए के ऊपर है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ पे होती है अलोंग टेंजेंट। अगर पार्टिकल बी के ऊपर आ गया तो इसके वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ पे रहेगी अलोंग टेंजेंट। अगर पार्टिकल सी के ऊपर आ गया इसके वेलोसिटी की डायरेक्शन अलोंग टेंजेंट। अगर पार्टिकल डी के ऊपर आ गया उसके वेलोसिटी की डायरेक्शन अगेन अलोंग टेंजेंट रहेगी। यानी कि जब भी पार्टिकल सरकमफेरेंस पे अपनी मोशन परफॉर्म कर रहा है उसके वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा से चेंज होती है। इसलिए हम यहाँ पे जब यूसीएम डिफाइन करेंगे हम वेलोसिटी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? स्पीड बोलेंगे। ठीक है, सो राइट डाउन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। Uniform circular motion, the motion of the body, along circumference of the circle, motion of the body along circumference of the circle with uniform speed, is called as uniform circular motion. And number 2 नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? नॉन यूसीएम को जो यूनिफॉर्म स्पीड थी यूसीएम में वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, मतलब क्या बोलेंगे? वेरिएबल स्पीड। राइट डाउन मोशन ऑफ द बॉडी along circumference of the circle, motion of the body along circumference of the circle with variable speed, is called as non uniform circular motion with variable speed, is called as non uniform circular motion. तो टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन हो गए क्लियर। एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो स्पीड कांस्टेंट रहेगी, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो स्पीड चेंज होगी, वेरिएबल रहेगी। अभी हमें देखने हैं एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन, तो उसमें फर्स्ट वन लिखना है आपको। फर्स्ट वन रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब ये रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसका मतलब क्या होता है? राइट डाउन the acceleration which induced due to change in direction, the acceleration which is induced due to change in direction of velocity, change in direction of velocity along circumference of the circle. देखो रेडियल और सेंट्रीपिटल ये एक्सेलरेशन आ गया, इसके बारे में कुछ भी क्वेश्चन में दिख रहा है,
इसका मतलब हमें समझ में आना चाहिए कि ये कंसेप्ट किससे रिलेटेड है, सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है। ये एक्सेलरेशन इंड्यूस क्यों होता है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी की डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज होती है। तो चेंज इन डायरेक्शन अगर हो रही है वेलोसिटी की, उसके वजह से जो एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड होता है वो बनेगा सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन जो होता है इसको हम ए आर या फिर ए सी से डिनोट करते हैं। ए आर का मतलब रेडियल एक्सेलरेशन, ए सी का मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एंड इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं, आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, देन वी स्क्वायर अपॉन आर, उसके बाद में वी इंटू ओमेगा। ये बनता है रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आप नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय ए आर और ए सी, ए आर और ए सी, विच इज गिवन बाय, कैसे कैलकुलेट करेंगे, आर ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर या फिर v इंटू ओमेगा, आर ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर या फिर v इंटू ओमेगा। अब एक्सेलरेशन है तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। राइट डाउन, ऐसा यूनिट ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड स्टार मार्क करके इसकी डायरेक्शन लिखो, इट ऑलवेज acts along the radius, always acts along the radius and towards the center, along the radius and towards the center, act होगा always along the radius and towards the center। ये हो गया रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इससे रिलेटेड और एक पॉइंट विच स्टार मार्क लिखो, in case of UCM as well as non-UCM, in case of UCM as well as non-UCM, centripetal or radial acceleration is present or is always present। मतलब सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है या फिर नॉन यूनिफॉर्म है फर्क नहीं पड़ता है, सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन ये ऑलवेज प्रेजेंट रहेगा, ऑलवेज प्रेजेंट होगा। क्लियर है। उसके बाद में दूसरा एक्सेलरेशन दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब क्या, जो अलोंग टेंजेंट एक्ट होगा। अब ये अलोंग टेंजेंट एक्ट तो होगा लेकिन ये एक्ट होने के लिए रीजन कौन रहेगा, राइट डाउन, द एक्सेलरेशन induced, the acceleration induced due to change in magnitude of velocity, change in magnitude of velocity, is called as tangential acceleration, denoted by a suffix t। और इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, जिससे रेगुलर dv by dt यूज करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या फिर r इंटू अल्फा। अल्फा का मतलब कौन है, एंगुलर एक्सेलरेशन। फिर से ऐसा यूनिट क्या रहेगा, एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोला ही टेंजेंशियल है तो कहाँ पे एक्ट होगा, अलोंग टेंजेंट एक्ट होगा। ठीक है, एंड ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ओनली इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है नॉन यूसीएम में, इसलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगा ओनली इन नॉन यूसीएम। सो राइट डाउन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन is present or will be present in case of non-uniform circular motion only, in case of non-uniform circular motion only। ठीक है,
तो अब देखो, अगर हमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दिए तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक ही एक्सेलरेशन होगा, रेडियल एक्सेलरेशन, विच इज गिवन बाय आर ओमेगा स्क्वायर या फिर वी स्क्वायर बाय आर या फिर वी इंटू ओमेगा। अगर वही सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म है तो वहां पे रेडियल एक्सेलरेशन भी प्रेजेंट होगा, उसके साथ साथ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी प्रेजेंट होगा, और ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे। कैसे? देखो, रेडियल एक्ट हो रहा है अलोंग रेडियस, टेंजेंशियल एक्ट हो रहा है अलोंग टेंजेंट, तो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, इसलिए इनका जो रिजल्टेंट होगा उसको बोला जाता है लीनियर एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन ऑफ सर्कुलर मोशन ये हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग रूट ऑफ ए आर का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर। आता हे कसं आलं? क्योंकि दो वेक्टर का रिजल्टेंट ऑलवेज गिवन बाय रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा। थीटा कितना है? 90, कॉस 90 0, इसलिए आगे के टर्म जीरो होके क्या बचेगा? बस ए इक्वल टू रूट ऑफ ए आर का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया ऑल अबाउट एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन, जो हमें हेल्प करता है डायनेमिक्स से कनेक्ट करने के लिए। अब शुरू करते हैं डिस्कशन अबाउट डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अब डायनेमिक्स आ गया, मतलब कौन आएगा? फोर्स आएगा। कौन आएगा? फोर्स आएगा। अभी जो हमने डिस्कशन किया है अबाउट एक्सेलरेशन, उसमें हमने देखा था कि सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है या फिर सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म है। दोनों टाइप के सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन कंपलसरी प्रेजेंट होता है। कौन सा एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एंड इससे पहले हम एनएलएम पढ़ चुके हैं, वहां पे हमने देखा था कि अगर ब्लॉक से बॉडी है, स्लाइड हो रही है, मूव हो रही है, वहां पे अगर एक्सेलरेशन है तो बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट होता है, एंड नेट फोर्स समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या करते थे हम? एम ए करते थे, मतलब नेट फोर्स इज गिवन बाय एम इंटू ए। तो इसका मतलब अगर सर्कुलर मोशन में हर बार एक्सेलरेशन होता है तो यहाँ पे फोर्स ही होगा, फोर्स भी होगा, और जो फोर्स रहेगा वो बनेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटलस का, क्योंकि एक्सेलरेशन कौन सा प्रेजेंट होता है? सेंट्रीपिटल, तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा वो बनेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा फिर? यम इंटू ए, ये बनेगा फोर्स। हे एनएलएम मध्ये सगळीकडे हाच फॉर्म्युला यूज केला आपण, फक्त या ए आर ला, सॉरी ए ला काय म्हणणार आपण? ए आर म्हणणार, रेडियल एक्सेलरेशन। तो हर बार इसके जो तीन फॉर्मूले थे मासेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फोर्स के लिए फॉर्मूला मिलेगा यम इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर, यम इंटू वी इंटू ओमेगा, देन यम इंटू आर इंटू ओमेगा का स्क्वायर। तो ये बन गया एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या था? सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब द फोर्स विच प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वर्कशीट कंप्लीट झाल्यावर सांगा बरं का, अजून एक सॉल्व करायची आपल्याला। द फोर्स विच प्रोवाइड्स काय? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। द फोर्स विच प्रोवाइड्स centripetal acceleration and acting along radius and towards the center, acting along radius and towards the center, along radius and towards the center is called as centripetal force। दूसरा पॉइंट विथ स्टार मार्क, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इज required in every case of circular motion or every type of circular motion. Centripetal force is required in every type of circular motion. मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स अगर नहीं होगा तो बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव नहीं हो सकती, ठीक है। एंड और एक बात, ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो है रियल फोर्स। रियल फोर्स मतलब जो किसी ना किसी को प्रोवाइड करना पड़ता है। कल के लेक्चर में हमने सूडो फोर्स देखा था,
है ना, ब्लॉक ट्रकमधून खाली पडतो पण मागं कोण घेऊन जातो आपल्याला काही सापडलंच नाही, म्हणून आपण काय म्हणतोय त्याला स्यूडो फोर्स. ये फोर्स वैसा नहीं है, ये रियल है. मतलब ये जब भी इंड्यूस्ड होगा तो हमें प्रॉपर उसका रीजन कॉज कौन प्रोवाइड कर रहा है इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी. जैसे कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इनटू सर्कुलर ऑर्बिट, तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, फ्रिक्शनल फोर्स, है ना. मग इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व होते टाइम न्यूक्लियस के टुवर्ड्स अट्रैक्ट करने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड करता है क्या, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. सेम वे अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, होते का सन होतो अर्थच्या अराउंड, नक्की ना, कन्फ्युजन नाही कोणाला. ठीक है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो अर्थ को सन के सराउंडिंग में घुमाने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होता है कौन प्रोवाइड कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सन अँड अर्थ. आहे का सन आणि अर्थ मध्ये ग्रेविटेशनल फोर्स, नसेल माहित तर आहे म्हणून कन्सिडर करा. ठीक है, देन मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इनटू सर्कुलर ऑर्बिट, तो मून को अर्थ के सराउंडिंग में सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए रिक्वायरमेंट किसकी होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स की. इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मून एंड अर्थ. कड़ा लो, तो इसका मतलब हर बार सेंट्रीपिटल फोर्स अगर है तभी सर्कुलर मोशन पॉसिबल होगी, एंड इसको प्रोवाइड करने के लिए किसी ना किसी दूसरे फोर्स की जो नेचर में हमें नोन है रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टोन है, मुझे मेरे सराउंडिंग में उसको सर्कुलर पाथ में घुमाना है, घुमा सकते क्या हम, घुमा सकते. क्या करना पड़ेगा, उसको स्ट्रिंग से टाई करना पड़ेगा और स्ट्रिंग को खींचना पड़ेगा, मतलब टेंशन इन द स्ट्रिंग विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है, या फिर मैंने एक डिस्क ली है, सीडी मालूम है थी, कॉम्पैक्ट डिस्क होती एकदम स्मूथ, उसके ऊपर हमने एक कॉइन रखा है और डिस्क को घुमा रहे, तो कॉइन सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा क्या, अगर स्पीड कम है तो करेगा, स्पीड वाढवली की तर पळून जाईल. ठीक है, तो वहां पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा. आता दोरी पण नाही बांधली आपण, कॉइन ठेवून दिलाय लांब, डिस्कला फिरवतोय, ग्रेविटेशनल फोर्स, वेरी गुड, फ्रिक्शन बिटवीन डिस्क एंड कॉइन, इसलिए हम जब उसकी स्पीड बढ़ाएंगे तो वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगा और कॉइन स्लिप हो जाएगा. कड़ा लो, तो इस तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होता है इन एवरी टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखो अभी इसी सर्कुलर मोशन को थोड़ा और ध्यान से देखेंगे. जैसे मैंने स्टोन की बात की थी, मेरे सराउंडिंग में उसको घुमाना है, तो आपल्याला दोरीमध्ये दगड ठेवलाय आणि आपण गोल गोल फिरवतोय. ऍक्च्युअल जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं तर त्या फिरवण्याच्या प्रोसेसमध्ये आपण काय करतो असतो, स्ट्रिंगला आपल्याकडे ओढत असतो. कळालं ना, मतलब हम क्या कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जो टेंशन इन द स्ट्रिंग के फॉर्म में उस स्टोन के ऊपर एक्ट हो रहा है. लेकिन फिरवता फिरवता खूप स्पीड आली आणि आपण लगेच एक कैची घेतली आणि स्ट्रिंग कट करून टाकली. वाटवेल आपण स्टोन येऊन लागल आपल्याला धनकन, नाही आपण तर त्याला आपल्याकडे ओढतोय ना, कुठं जाणार आहे मग तो, वो अलोंग टेंजेंट मूव करेगा. समझ में आ रहा है ना, तो उसको अलोंग टेंजेंट लेके कौन गया, आपण तर नाही पाठवलं, आपण आपल्याकडे ओढत होतो, उसको अलोंग टेंजेंट लेके कौन गया. जसं पुढच्या वर्षी कर्णपुरा जत्रा भरेल है ना, जायंट व्हील आता है, उसमें बैठने के बाद पवन काय करायचं, स्पीड मध्ये आला का एकदम त्या बॉक्स मधून बाहेर उडी मारायची. पवन काय होईल, खाली पडेल का फेकल्या जाईल पवन दूर, सो वरतून खाली येत असेल पवन असा फेकल्या जाईल खाली, बरोबर. त्याने तर खाली उडी मारली होती, इकडे कोणी फेकलं त्याला माहित नाही आपल्याला, मतलब कौन है वो, स्यूडो फोर्स. समझ में आ रहा है. तो हर एक सर्कुलर मोशन में ऐसा एक स्यूडो फोर्स होता है जो सेंट्रीपिटल को बैलेंस करने के लिए इंड्यूस्ड होता है, जिसको बोला जाता है एज ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. राइट डाउन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. हे फॉर्म्युले लिहिले थे सेंट्रीपिटलचे, नाही पहिले हे फॉर्म्युले लिहा. सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय mv स्क्वेअर अपॉन r, m इंटू v इंटू ओमेगा, mr ओमेगा स्क्वेअर. मी इकडे नको बघून तीच सोडून, अवघड एक वर्षी हो गए फॉर्मूले लिखे. ऐसा यूनिट क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का फोर्स है तो न्यूटन. नेक्स्ट पॉइंट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब क्या होता है, देखो लिहून घ्या पहिले. द फोर्स विच एक्ट्स along the radius, the force which acts along the radius and
away from the center. The force which acts along the radius and away from the center. The force which acts along the radius and away from the center. डिफरन्स काय कळाला का? सेंट्रिपिटल मतलब टुवर्ड द सेंटर, सेंट्रीफ्युगल मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर, एवढाच डिफरन्स आहे. ठीक आहे. देन बाकी सगळं सेम राहील. इट इज डिनोटेड बाय एफ गिवन बाय एफ इक्वल्स टू एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वेअर इक्वल्स टू एम इंटू व्ही इंटू ओमेगा. फॉर्म्युले पण लिहून टाका. मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का कंपल्सरी सेम होता है, फक्त डायरेक्शन कशी है? सेंट्रीपिटल टुवर्ड सेंटर है तो सेंट्रीफ्यूगल अवे मतलब एग्जैक्टली अपोजिट है. नेक्स्ट, अभी सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस हो गए. अभी ये डायनेमिक्स के एप्लीकेशंस आएंगे इन फोर्सेस के. पहला एप्लीकेशन आता है इन बैंकिंग ऑफ रोड. अब उसके लिए कंडीशन क्या है? देखो हम एक पॉइंट पढ़ेंगे. मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए कार, मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए व्हीकल, बोलो मैक्सिमम स्पीड ऑफ व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, हॉरिजॉन्टल कर्व रोड लिख लो. मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल कर्व रोड. अब हॉरिजॉन्टल कर्व रोड है, इसका मतलब क्या है? रोड की बैंकिंग नहीं की है. बैंकिंग काय असते आपल्याला बघायचं अजून. रोड हॉरिजॉन्टल है, बस वहां पे कर्व है. मतलब क्या होगा? व्हीकल को इस तरह के कर्व के ऊपर ट्रैवल करना पड़ेगा. यानी कि अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो व्हीकल जब ए से निकल के बी तक ट्रैवल करने वाली है, तब यहां तक क्या परफॉर्म होगा? क्या परफॉर्म होगा? सर्कुलर मोशन परफॉर्म होगी. व्हेरी गुड. क्या परफॉर्म होगा? सर्कुलर मोशन परफॉर्म होगी. म्हणजे कारला टर्न घ्यायचा आहे तर ए पासून बी पर्यंत पूर्ण सर्कुलर चक्कर नहीं है, बट एवढा सर्कुलर आर्क है. मतलब ए से लेके बी तक कार क्या कर रही है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है. ठीक है. तो कंडीशन क्या है कि अगर कार को यहाँ पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करनी है, रिक्वायरमेंट किसकी होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स की. रिक्वायरमेंट किसकी होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स की. अगर सेंट्रीपिटल फोर्स कार के ऊपर ऍक्ट नहीं होगा, कार टर्न घेऊच शकत नाही. बघायचं असेल तुम्हाला तर टर्न आला की स्पीड 140 करून टाका, तुम्हाला लक्षात येईल टर्न बसतो का म्हणून. ठीक है. तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर मतलब ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये रिक्वायर्ड होता है. तो जब ये कार टर्न ले रही है रोड के ऊपर, तो यहां पे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? फ्रिक्शनल फोर्स. वेरी गुड. कौन प्रोवाइड करेगा? फ्रिक्शनल फोर्स. कौन सा? कार के एंड रोड के बिटवीन का. आता फ्रिक्शनल फोर्स किती असतो माहिती आहे आपल्याला? म्यू एम जी. यानी कि यहां पे क्या हो रहा है कि नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन सरफेस ऑफ रोड एंड टायर्स ऑफ कार और व्हीकल. तो यहाँ पे अगर हम स्मॉल एम कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे हमें v के लिए फॉर्मूला मिलता है विच इज इक्वल्स टू रूट ऑफ म्यू इंटू आर इंटू जी. काय केलं आपण? आर ला इकडे मल्टीप्लाई केला आणि रूट घेतला. तो ये v मैक्स हो गया रूट ऑफ म्यू आर जी. एंड ये होती है स्पीड लिमिट. मतलब इस स्पीड के बियॉन्ड अगर हम कार को टर्न लेने के लिए ट्राई करेंगे तो क्या होगा? टर्न कंप्लीट नहीं होगा. ठीक है. सो राइट डाउन लिहिलं होतं की मॅक्झिमम स्पीड ऑफ ए कार अलॉंग हॉरिझॉन्टल कर्व रोड. यामध्ये फक्त 3 स्टेप लिहा. V max equals to root of mu RG. Maximum speed of a car along horizontal curve road. कितनी है? V max equals to square root of mu RG, where mu is the coefficient of friction between road and tire. Very good. R का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहां से लेके सेंटर तक जो डिस्टेंस होगा वो बनेगा r. g का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है. बट प्रैक्टिकली होता क्या है कि जब भी हम रोड को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो ये जो स्पीड लिमिट है ये एक्सट्रीमली लो होती है. मतलब हम अगर रोड की बैंकिंग वगैरह कुछ नहीं करेंगे, नॉर्मल रोड बना देंगे, तो यहाँ पे जो स्पीड लिमिट मिलती है वो मिलती है 10 to 15 किलोमीटर पर आवर या मैक्स टू मैक्स 25 किलोमीटर पर आवर है ना. पवन सायकलवर जरी चालला तरी तो 20 किलोमीटर पर आवरनी जातो.
तुम्ही विचार करा की आपण कारमध्ये व्हेकलमध्ये टर्न घेताना जर 10 आणि 15 किलोमीटर पर आवरनी घ्यायला लागलो तर काय होईल? ट्रॅफिक जाम लागेल, ॲक्सिडेंट होईल, टर्न घेणं पॉसिबलच नाही होणार. एक तर आपल्याला कळणारच नाही स्पीड एवढी कमी करायची म्हणून. सगळ्या गाड्या काय होतील? पलटी होतील का? येस नो. टर्न घेतोय आपण आणि स्पीड लिमिट आहे 15 किलोमीटर पर आवर आणि आपण चाललोय 50 किलोमीटर पर आवरनी. टर्न बसेल का? कधी अनुभव घेतलाय की नाही? घेऊन टाका नीट झाल्यानंतर. कळालं ना? टर्न आला की काय करायचं? स्पीड वाढून द्यायची. नीट झाल्यावर आता नाही. हे इमॅजिन तर करता येते ना. टर्न घेताना स्पीड लिमिट है 15, बट हम टर्न ले रहे विथ 50, क्या होगा? कार विल गेट पलटी, है कि नहीं? वो क्या हो जाएगी? टॉपल हो जाएगी, पलटी हो जाएगी. समझ में आ रहा है? तो जब ये टॉपल होती है, पलटी होती है, तो कौन से व्हील्स रोड के साथ का कॉन्टैक्ट पहले छोड़ेंगे, रियर या फ्रंट? ज्यांना माहिती ते नका सांगू, तुम्ही सोडत बसा वर्कशीट. रियर या फ्रंट? कार पलटी होणार आहे तर कोणते व्हील रोड सोबत कॉन्टॅक्ट अगोदर सोडतील? मागचे की पुढचे? मागचे. व्हेरी गुड. है ना? कार अशी पलटी होईल का? कशी होईल? आता बघा, ही कार चालली होती, पलटी होणार आहे. जे मागचे म्हणतात त्यांना म्हणायचे की अशी पलटी होईल. अशी होईल का? अशी जाताना अशी पलटी होईल ना. तो कौन से व्हील पहले छोड़ देंगे कॉन्टैक्ट? इनर व्हील. ना फ्रंट ना रियर. कौन से व्हील? ये ऑप्शन मध्येच नव्हतं है ना. इनर व्हील क्या करेंगे? कॉन्टैक्ट छोड़ देंगे पहले, फिर कार टॉपल हो जाएगी. कळालं? ये सिचुएशन कहाँ पे होती है? हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे. लेकिन ये स्पीड लिमिट प्रैक्टिकली बहुत प्रॉब्लमेटिक है, इसलिए हमें ये स्पीड लिमिट को बढ़ाना है. तो इसको बढ़ाने के लिए ऑप्शन क्या है? म्यू बढ़ाओ. म्यू वाढवायचं म्हणजे रोडवर खड्डे आहे तसेच ठेवायचे, है ना. मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ेगा. देन दूसरा ऑप्शन है आर को बढ़ाओ. आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर. आता रेडियस ऑफ कर्वेचर वाढवायचं म्हटल्यानंतर खूप मोठी जमीन लागेल. ठीक है. जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, याचा काही विषयच नाही है. ठीक है. इसका मतलब प्रैक्टिकली हम स्पीड लिमिट को बढ़ा ही नहीं सकते अकॉर्डिंग टू म्यू आर जी. म्हणजे लोकांचं माणसांचं सगळा विचार करून संपलं होतं की आपण स्पीड लिमिट वाढूच शकत नाही. मग आलं आपलं फिजिक्स आणि मग फिजिक्सनी सांगितलं की स्पीड लिमिट वाढवायची असेल एक सिंपल वर्क आपल्याला करावं लागेल. दॅट इज बँकिंग ऑफ रोड. राइट डाउन. बँकिंग ऑफ रोड. क्या होता है बँकिंग ऑफ रोड? बँकेतून लोन घ्यायचं आणि रोड बनवायचे. ठीक आहे. बँकिंग ऑफ रोड हे मला साधारण 4 वर्षापूर्वी मिळालेले आन्सर आहे. असं विचारलं तुम्ही व्हॉट इज बँकिंग ऑफ रोड? सर ते बँकेतून लोन घ्यायचं, रोड बनवायचे, मग नंतर टोल ठेवायचे, रोड लोन परत रिपे करायचं, त्याला म्हणायचं बँकिंग ऑफ रोड. ठीक आहे. तसं काही नाही आहे. ठीक आहे. बँकिंग ऑफ रोड क्या होता है? बँकिंग ऑफ रोड मतलब आपण काय करतो बघा, हा जो कर्व रोड होता हॉरिझॉन्टल होता, फक्त त्याची आउटर एज थोडीशी रेज करतो, इन्क्लाइन बनवतो. बघितलंय कधी हायवे? गेले कधी? जाऊ नका त्यासाठी स्पेशल. सिटीमध्ये नाही लक्षात येणार. बाहेर जर गेले तर टर्न असेल आणि रोड जर चांगला असेल, आत्ता बनलेला असेल, तर आउटर एज नेहमी थोडीशी हाईटवर असते, है ना. चैतालीचं म्हणणं होतं की ती यासाठी असते, गाडी पडायला लागली की मग थोडासा सपोर्ट भेटला पाहिजे आणि गाडी पडली नाही पाहिजे. असं सांगितलं होतं तू? नाही नाही, पवन अशी नाही सांगत. हां, तिचं म्हणणं होतं की दुरून कळावं की टर्न आलाय म्हणून, म्हणून आउटर एज काय करतात? रेज करतात म्हणे. कळाला का? बैंकिंग ऑफ रोड मतलब समझ में आ रहा है क्या? जो रोड है टर्न का ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, ऐसे इनक्लाइन होगा. तर चैतालीचं म्हणणं होतं हे दुरून दिसलं पाहिजे, इनक्लाइन आहे की टर्न आला, म्हणून ते करतात. अजून कोणतरी सांगितलं सर ते पडायला लागलं का याचा सपोर्ट भेटला पाहिजे, मग पडणार नाही खाली. निकिता कोण? सदावर्ती. हां, व्हेरी गुड. निकिताने सांगितलं होतं. ठीक आहे. बट असं काही नसतं. राईट डाऊन. बँकिंग ऑफ रोड द प्रोसेस टू रेज. तांदळे ते हेडफोन काढ. गाणे ऐकतोय काय तू? मग काय काय करतो? काय करतो? द प्रोसेस नाही, काय लिहिलंय बँकिंग ऑफ रोड? द प्रोसेस टू रेज. रेज म्हणजे टू रेज आउटर एज ऑफ द रोड ओर इट्स इनर एज. द प्रोसेस टू रेज outer edge of the road or its inner edge is called as banking of road. म्हणजे काय करतो आपण बघा, फक्त जो रोड पहले हॉरिजॉन्टल था, अभी उसकी जो आउटर एज है उसको थोड़ा सा रेज कर देते, ऐसे इंक्लाइन कर देते. तो अभी ये रोड ऐसे बना. अभी ये रोड बनने के बाद कार वरतून घसरत खाली नहीं येणार आहे, खालून वर पण नहीं जाणार आहे, इकडे फ्रंटला येणार आहे. कळतंय का ही डायग्राम? ठीक है. तो ये रेज कर दिया हमने, तो यहाँ पे एंगल बनेगा थीटा.
तो बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब क्या होता है, आउटर एज ऑफ द रोड जो होती है उसको स्लाइटली रेज करना और इट्स इनर एज, इस प्रोसेस को बोला जाता है बैंकिंग ऑफ रोड. हेच लिहिले सगळ्यांनी. ठीक है. उसके बाद में लिखो एंगल ऑफ बैंकिंग. अब एंगल ऑफ बैंकिंग मतलब क्या होगा, जो दिसतोय थीटा तोच एंगल ऑफ बैंकिंग. कैसे डिफाइन करेंगे इसको, एंगल ऑफ बैंकिंग को, हा सरफेस ऑफ रोड है, इसको हम OPM बोलते हैं. तो यहाँ पे जो OM दिख रहा है वो कौन है, सरफेस ऑफ रोड है. तो ये सरफेस ऑफ रोड ने हॉरिजॉन्टल के साथ जितना एंगल बनाया है उसको बोला जाता है एंगल ऑफ बैंकिंग. सो राइट डाउन एंगल ऑफ बैंकिंग, एंगल मेड बाय surface of road with horizontal, angle made by surface of road with horizontal is called as angle of banking. तो बैंकिंग करने से क्या होता है, बोर्ड पे ध्यान दो की यहाँ पे सपोज कोई कार ट्रॅव्हल कर रही है, ये ड्राइवर आपल्याला समोरून दिसतोय म्हणजे कार आपल्याकडे येते. ठीक है. तो हमें मालूम है कि हर बार इसका जो वेट होगा इट विल एक्ट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. उसके बाद में सरफेस का नॉर्मल एक्ट होगा इन दिस डायरेक्शन. तो हम यहाँ पे अगर ये एंगल थीटा है तो इस एंगल को भी क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं. तो वर्टिकल के अलोंग नॉर्मल का कंपोनेंट आएगा दैट विल बी n cos थीटा एंड यहाँ पे कंपोनेंट आएगा वो बनेगा n sin थीटा. एंड इसी डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होता था जो पहले, इससे पहले जब बैंकिंग नहीं हुई थी तब क्या प्रोवाइड करता था, mv²/r, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता था. तो अभी चेंज क्या हुआ देखो, पहली केस में मतलब जब तक रोड हॉरिजॉन्टल था तब तक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए अकेला फ्रिक्शनल फोर्स था. अभी हमने रोड को इंक्लाइन करने से क्या कर दिया कि उसी व्हीकल का जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा उस नॉर्मल कंपोनेंट का और एक कंपोनेंट हमने फ्रिक्शनल फोर्स के डायरेक्शन में मोड़ दिया. मतलब अभी फ्रिक्शनल फोर्स के साथ साथ उस व्हीकल का नॉर्मल कंपोनेंट भी सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करेगा. तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट जल्दी फुलफिल हो जाएगी. और इसका जो होगा एडवांटेज हमें ये मिलेगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ रहा है मतलब स्पीड लिमिट भी बढ़ जाएगी. ठीक है. एंड ऐसे बैंकिंग करने के बाद जो हमें स्पीड लिमिट मिलती है Vmax इक्वल टू होती है रूट ऑफ RG इन ब्रैकेट म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan ऑफ थीटा. मतलब बैंकिंग करने के बाद इस तरह की प्रोसेस हो गई और हमें स्पीड लिमिट मिल गई रूट ऑफ RG इन ब्रैकेट म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan ऑफ थीटा. लेकिन प्रैक्टिकली होता यह है कि हमने बैंकिंग करने के बाद ये स्पीड लिमिट इतनी बढ़ जाती है जितनी आपल्याला गरज पण नव्हती. तो इसके लिए हम करते क्या है, रोड को एकदम स्मूथ बना देते हैं. मतलब इंक्लिनेशन है फिर भी हम रोड को क्या करेंगे, स्मूथ बना देंगे. रोड स्मूथ बन गया मतलब म्यू बन जाएगा 0. अगर म्यू 0 बन गया तो यहाँ पे स्पीड लिमिट के लिए एक्सप्रेशन बनेगा Vmax इक्वल टू रूट ऑफ, आता है बघा 0 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस 0 इंटू tan थीटा 0, 1 माइनस 0 मतलब, तो ये सिर्फ बनेगा रूट ऑफ RG tan ऑफ थीटा. ये बन गया एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए कार अलोंग बैंक रोड, हॉरिजॉन्टल कर्व रोड नाही, कुठला रोड, बैंक रोड. रूट ऑफ RG tan थीटा म्हणजे म्यूचा विषयच नाही राहिला, फक्त काय थीटावर डिपेंडेंट येईल. यानी जितना थीटा हम बढ़ाएंगे उतनी स्पीड लिमिट बढ़ जाएगी. कळालं, बोल. Vmax इक्वल्स टू रूट ऑफ RG tan थीटा. क्लियर है. ये होता है व्हीकल्स के लिए, पण व्हीकल कुठल्या आहेत, 4 चाकाच्या. कळालं ना. बट प्रॉब्लेम क्या था कि जो साइक्लिस्ट होता है या फिर मोटरसाइकिलिस्ट होता है उसको रोड पे बैंकिंग है या नहीं है कोई फरक ही नहीं पडेगा. समजलं ना. कारण 4 चाकं जर नसणार तर ते एका लाईन मध्येच ऍक्ट होणार आहे. मग तुम्ही त्याला इन्क्लाइनवर पाठवा, हॉरिझॉन्टलवर पाठवा, कुठेही पाठवा, त्याचं वेट डाउनवर्डच ऍक्ट होणार, नॉर्मल त्यासाठी अपवर्डच जाणार. इसलिए अगर बैंकिंग नहीं भी है तो भी साइक्लिस्ट जब टर्न लेता है काय होतं, आपण मोटरसायकलवर पण असलो, टर्न आलाय इमर्जन्सी पण आपल्याला कळालं नाही म्हणून आपण स्पीडमध्येच टर्न घेतोय, आपण ब्रेक्स अप्लाय करतो पण कंप्लीट ब्रेक्स अप्लाय करतो का, आपल्याला माहिती सगळे ब्रेक्स दोन्ही अप्लाय केले तर कार्यक्रम होऊन जाईल. आपण काय करतो, थोडं ब्रेक अप्लाय करतो आणि थोडंसं
थोडस, व्हेरी गुड. इन्क्लाइन होतो विथ द व्हर्टिकल, लीन होते इनवर्ड विथ द व्हर्टिकल. बट ही आपल्याला फिजिक्स शिकण्याच्या अगोदर माहिती होतं. फक्त फिजिक्सने हे जे आपल्याला माहिती होतं ते ऑब्झर्व केलं आणि ते फॉर्म्युल्याच्या फॉर्ममध्ये रिप्रेझेंट केलं. म्हणजे सायक्लिस्ट जर असेल, आता ॲज्युम करा की हा पवन आहे सायकलवर, हा टर्न घेताना काय करतोय, फक्त थोडासा इन्क्लाइन इनवर्ड कळतं ना, जिकडनं टर्न घ्यायचा आहे त्या साईडला, पलीकडे टर्न झाला तर गेला. तो ये इनवर्ड क्या करता है, थीटा इतने एंगल से थोड़ा सा ऐसे लीन होता है, मतलब बेंड होता है. तो इससे क्या होगा, इससे वही होगा जो इंक्लाइन सरफेस पे हो रहा था. मतलब यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स तो प्रोवाइड कर रहा था, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. अब ये इधर बेंड होने की वजह से यहाँ पे फिर से नॉर्मल का जो कंपोनेंट आएगा वो क्या करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स के साथ साथ सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करेगा. म्हणजे विदाउट बँकिंग हे दोन चाकावर चालणारे टर्न कंप्लीट करू शकतात. फक्त त्यांना काय करावं लागेल, मोटो जीपी रेसिंग बघितली का, रेसिंग बाईकची, गाड्यांची रेसिंग कोणती आपल्या इकडे चालती ती नाही है ना, इंटरनेशनल लेवलला मोटो जीपी असते. ठीक है, उनका अगर देखेंगे तो इतने टर्न होते हैं और वो टर्न कंप्लीट करते 160 180 है ना, त्या 40 50 लाखाच्या टू व्हीलर्स असतात त्यांच्यासाठी स्पेशली बनवलेले सुझुकीच्या वगैरे. ठीक है, तो वो टर्न कंप्लीट करते 120 140 160 किलोमीटर पर आवर से, है ना, एक उड़ाला कि 7-8 जनाला घेऊन जातो तो. ठीक है, तो वहाँ पे टर्न कंप्लीट करते टाइम उनको अगर देखेंगे तो वो पूरा एकदम ऐसे आडवे होते, है ना, त्यांच्या गुडघ्याला नी पे क्या होता है, मेटल प्लेट होती है, स्पार्क जनरेट होता है जब वो टर्न कंप्लीट कर रहे तब. कळालं ना. त्यांना हे बँकिंगचा फॉर्म्युला वगैरे काही माहीत नसतो, बट ही नॅचरल टेंडन्सी आपली नेचर सोबत ॲडजस्ट करण्याची. कळालं, आणि ते स्टडी करण्याचं कामच आपल्या फिजिक्स आहे, त्यामुळे फिजिक्स लय भारी है. ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया. जो बैंकिंग की केस थी वही साइकिलिस्ट के लिए केस है. ठीक है, सेम केस ट्रेन के लिए भी होती है. तुम्हाला वाटत असेल सर ट्रेनला तर गरज नसेल, ट्रेनला पण गरज असते. ट्रेन पण टर्न घेते, कळालं ना, ट्रेन सरळच जाते असं आपल्याला वाटतं, पण असं आहे का, ट्रेनला पण टर्न घ्यावाच लागतो. सरळ गेली तर कुठं जाईल ट्रेन, कळालं ना. तर ट्रेन टर्न घेते तेव्हा पण काय असतं, स्लाइटली तिथे इन्क्लिनेशन असतं, आणि त्यामुळे ट्रेनचा जो टर्न असतो तो कंप्लीट परफॉर्म होतं, कारण तिथं फ्रिक्शन जे आहे ते नेग्लिजिबल असतं. कळालं. तो ये हो गया बैंकिंग ऑफ रोड. उसके बाद में नेक्स्ट एप्लीकेशन आता है कोनिकल पेंडुलम में. राइट डाउन, कोनिकल पेंडुलम. कोनिकल पेंडुलम क्या होता है, कोनिकल पेंडुलम, तुम्ही वर्कशीट किती सोडवली मी क्वेश्चन चेक करणार आहे, तुम्ही जे लिहित नाहीत ते. हां, शांत बसायला टाइम नाही दिलेला मी. ठीक आहे, कोनिकल पेंडुलम इज ए सिंपल पेंडुलम. Conical pendulum is a simple pendulum which is provided a motion in such a way that Bob describes horizontal circle and string describes cone. Bob म्हणजे काय, एक प्लास्टिक का स्फेरिकल बॉडी होती है जो एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, उसको हम बॉब बोलते हैं. ठीक है, तो नॉर्मल पेंडुलम कैसे होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से इधर खींच दिया, वो लीनियर पाथ पे अपनी मोशन परफॉर्म करेगा, ये बनता है सिंपल पेंडुलम. लेकिन अगर उसको मोशन हम इस तरह से दे रहे कि यहाँ पे जो बॉब है वो क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है इस तरह से, तो ये बनेगा कोनिकल पेंडुलम. लीला का कोनिकल पेंडुलम. Conical pendulum is a simple pendulum which is provided such a motion that Bob describes horizontal circle and string describes KON, cone. KON नहीं रे, CONE, cone. ठीक है, तो ये होता है कोनिकल पेंडुलम. अब कोनिकल पेंडुलम में क्या होगा, देखो जब ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रही है, हम ये पॉइंट बी यहाँ पे इस बॉब की पोजीशन कंसीडर करेंगे. अगर इसका मास m है तो इसके ऊपर एक्ट होने वाले फोर्सेस में सबसे पहले कौन आएगा, mg, जो एक्ट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन फिर भी ये नीचे नहीं गिरेगा क्योंकि टेंशन इन द स्ट्रिंग इसको बैलेंस करने का ट्राई करेगा. बट ये टेंशन कहाँ पे एक्ट हो रहा है, ना अलोंग वर्टिकल है ना अलोंग हॉरिजॉन्टल है, तो हम क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे. कंपोनेंट फाइंड करने के लिए रिक्वायर्ड होता है थीटा, तो ये एंगल थीटा है तो ये भी बनेगा थीटा. थीटा का एडजस्टेंट बनेगा t cos थीटा एंड दूसरा बनेगा t sin थीटा. तो यहाँ पे क्या होता है, mg जो वेट था इसको बैलेंस कर रहा है t cos थीटा, यामुळे बॉब खाली पड़त नहीं. एंड ये जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो रिक्वायरमेंट होती है सेंट्रीपिटल फोर्स की. अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन कर रहा है, t sin थीटा. तो ये बनेगा t sin थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r. ये दो इक्वेशन
कोनिकल पेंडुलम रिलेटेड सारी इक्वेशन सॉल्व करके देते हैं, ठीक है। फिर इसके ऊपर से हम डिराइव करेंगे, तो यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी मिलेगी कोनिकल पेंडुलम की, v इक्वल्स टू रूट ऑफ आर जी टैन थीटा, एंगुलर वेलोसिटी बनेगी ओमेगा इक्वल्स टू रूट ऑफ जी बाय एच, पीरियोडिक टाइम मिलेगा 2 पाई रूट ऑफ यल इंटू कॉस ऑफ थीटा अपॉन जी, एंड टेंशन बनेगा पवन, सांग टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन कळतं तुला, टेंशन ते पिरियडिक टाइम जरा टेंशन, आकांक्षा, संस्कृती, गायत्री, एम जी कॉस थीटा, व्हेरी गुड. आणि ते मग साइन थीटाचं कंपोनंटचं काय होईल? चल सोडा सोडा. हो गया लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एंड पिरियोडिक टाइम. टेंशन का और एक फॉर्म्युला आहे, ज्याला जेवढं फोकस नाही केलं तरी चालेल, टी डॅश इक्वल्स टू एम जी इंटू रूट ऑफ 1 प्लस आर बाय एच का होल स्क्वायर. अगर हमें थीटा रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम यूज करेंगे एम जी इंटू रूट ऑफ 1 प्लस आर बाय एच का होल स्क्वायर, एंड अगर थीटा मालूम है तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके इनको डिवाइड करके हम सिंप्लीफाई करके टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं. ये हो गया ऑल अबाउट कोनिकल पेंडुलम. नेक्स्ट वेल ऑफ डेथ का, डेथ ऑफ वेल ऑफ डेथच ना आकांक्षा, इथे त्यांच्या कर्णपुरेमध्ये असतं ना, वेल ऑफ डेथ, मौत का कुआं, कुएं की मौत, वेल ऑफ डेथ और डेथ ऑफ वेल. क्या होता है वेल ऑफ डेथ में? मौत का कुआं बघितलाय कधी? बघा किती हुशार लोक आहेत ते, जत्रेमध्ये गाड्या फिरवता, पण त्यांना सगळं फिजिक्स माहिती आहे, ठीक आहे. त्यांच्याकडे ऑब्झर्व करूनच आपण या कन्सेप्ट स्टडी करतोय. म्हणजे कसं असतं ऍक्च्युअल हे वेल ऑफ डेथ वगैरे काही सिलेबसमध्ये पहिले नव्हते, फक्त सेंट्रिपिटल फोर्स, सेंट्रिफ्युगल फोर्स हेच आपण स्टडी करायचो. बट हे IIT मध्ये जे जेईचे पेपर सेट करणारे लोक असतात ते थोडे एडे असतात, मग ते काय करायला लागले, प्रॅक्टिकल ॲप्लिकेशन बघून त्यावर क्वेश्चन सेट करायला लागले. मग असंच त्यांनी सेट करताना हा सेट केला की वेल ऑफ डेथमध्ये कसं काय लोक खाली पडत नाही. मग आला क्वेश्चन, मग तेव्हापासून आपण सिलेबसमध्ये पॉईंट इंट्रोड्यूस केला, ठीक आहे. क्या है फिर ये पवन? मौत का कुआं, वेल ऑफ डेथ. क्या होता है वेल ऑफ डेथ में? माहिती आहे ना, गाड्या फिरवते, बघितले की नाही? नसेल बघितलं संध्याकाळी युट्यूबवर बघून घ्या, ठीक आहे. मौत का कुआं काय असतो म्हणून. हे 2 व्हीलर 4 व्हीलर पण फिरवतात ते, बरोबर. फिरवतच नाही, फक्त गाडी स्पीडमध्ये येते, उभं राहून डान्स पण करतात, बरोबर. काही येडे गाबडीवरतून पैसे देतात, ते पैसे पण घेऊन जातात. याचा अर्थ मी जत्रा फिरून आलो, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा, पर्टिकुलर किसी भी इंस्टेंट पे ये बॉडी को हम कंसीडर करेंगे कि यहाँ पे ये बॉडी है जी फिरना रे गोल गोल, फिर गाड़ी भी है, बॉडी है, दोनों साथ में है, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होता है, इसके ऊपर कुछ फोर्सेस एक्ट होते हैं, और ये फोर्सेस एक्ट होने के बाद भी ये बॉडी सर्कुलर पाथ पे इस प्लेन में अपनी मोशन परफॉर्म करती है. ये कैसे पॉसिबल हो गया? कारण आपल्याला माहिती है कि सबसे पहले कोई है या नहीं है, उसका वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होगा. कळालं का? ह्या वेटनी हा खाली पडायला पाहिजे, पण पडतो का? क्यों? इसको बैलेंस कौन कर रहा है? फोर्स बैलेंस नहीं होगा तो डिस्प्लेसमेंट होना ही है, तो इसको कोई ना कोई बैलेंस कर रहा है. तो कौन बैलेंस कर रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स. वेरी गुड किरण. यहाँ पे एक्ट होगा फ्रिक्शनल फोर्स. कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स? बिटवीन जी गाडी व्हेइकल असेल, बॉडी असेल, ती बॉडी एंड ही वेल, विहीर, कुआं, उसका जो सरफेस है, दोनों के बिटवीन का जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा ये एक्ट होगा पैरेलल टू द सरफेस, इसलिए वर्टिकली अपवर्ड, जो बैलेंस करेगा mg को. समझ में आ रहा है? उसके बाद में ये बॉडी अगर यहाँ पे, तो सरफेस फ्रिक्शनल फोर्स को छोड़ के और एक कॉन्टैक्ट फोर्स प्रोवाइड करेगा, दैट विल बिकम n. n का मतलब नॉर्मल रिएक्शन, एंड ये नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है टू प्रोवाइड
नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स यानी mv²/r। समझ में आ रहा है? तो n विल प्रोवाइड mv²/r एंड mg विल बी बैलेंस्ड बाय f। तो इसका मतलब क्या होगा? f इक्वल्स टू mg एंड n इक्वल्स टू mv²/r। तो यहाँ पे F का मतलब क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स। क्या होता है फ्रिक्शनल फोर्स? म्यू इंटू एन। तो ये बना म्यू इंटू एन इक्वल्स टू एम जी, एंड ये क्या बन रहा है? एन इक्वल्स टू mv²/r। इन दोनों को कर देंगे डिवाइड, तो क्या होगा? एन एन यम यम, ये 1/1/r ऊपर जाएगा, तो क्या बना? म्यू इक्वल्स टू rg/v²। तो by using this expression we can calculate the coefficient of friction between body and the wheel। लेकिन हमें कैलकुलेट करना पड़ता है कि मिनिमम वेलोसिटी कितनी चाहिए जिससे ये सर्कल कंप्लीट होगा, सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा। तो v² इधर, म्यू इधर, तो ये मिनिमम वेलोसिटी कितनी बनेगी? √rg/μ। यानी कि इससे कम अगर वेलोसिटी हो गई पडला खाली, कळालं? अँड इससे वेलॉसिटी अगर ज्यादा आहे, उद्या पवननी जाऊन जरी चालवायचं ठरवलं सायकल गाडी काही पण, पवन पण आरामशीर गोल गोल फिरू शकतो, फक्त ते डोळ्यांनी फिरले पाहिजे, ठीक है? तो इसका मतलब ये मिनिमम वेलॉसिटी है √rg/μ बाय यूजिंग विच अ बॉडी कैन कंप्लीट सर्कुलर टर्न। क्लियर? अभी सर्कुलर मोशन रिलेटेड बस एक लास्ट पॉइंट बचा है, दैट इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशन, बट वो एनएलएम में नहीं आता है, वो वर्क पावर एनर्जी में आता है। तो बस उतना पॉइंट जो है हम वर्क पावर एनर्जी के साथ में देखेंगे, ठीक है? सो यहाँ पे जितना भी सर्कुलर मोशन का पार्ट मोशन प्लेन एंड एनएलएम में था, वो सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। बट प्रॉब्लेम काय झाला की ज्यांनी सर्कुलर मोशन अगोदर केलाच नव्हता त्यांचा एकाच लेक्चरमध्ये कंप्लीट झाला, आणि बाकीचे वर्कशीट सोडत बसलेले आहेत। यांना सर्कुलर मोशन एवढाच पार्ट कंप्लीट करायला 1 वीक आणि वर 2 दिवस म्हणजे अराउंड 10 डेज आपल्याला लागले होते, कळालं ना? मग आता हे तुमच्यावर अन्याय नाही झालेला, फक्त आपण तुमची जे बॅकलॉगचे बॅचेस आहेत त्या बॅचमध्ये कव्हर करणार। जसं 1 PM टू 3 PM आपला प्रोजेक्टाईल झाला की त्यानंतर रिलेटिव्ह होईल, रिलेटिव्ह झाला की सर्कुलर मोशन आपण तिथं पण डिटेलमध्ये करणार आहे, ठीक आहे? मग इथं जर क्लिअर झालं असेल सगळं, वर्कशीट घेऊन तुम्ही सॉल्व करायचं ट्राय करू शकता, नाही आले तर आपल्याला 1 to 3 मध्ये ऑप्शन आहेच, क्लियर है? बट ये सगळे फॉर्मूले वगैरह ते लर्न करावाच लागतील तुम्हाला। तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन रिलेटेड पार्ट जितना इंपॉर्टेंट था कंसेप्चुअली वो क्लियर हो गया। अब कल के लेक्चर में कुछ मॉड्यूल के और कंसेप्ट एप्लीकेशन है वो हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर मोशन रिलेटेड। देन वी हैव टू स्टार्ट डिस्कशन अबाउट, आता खूप सोपे सोपे टॉपिक आहे पुढं, फक्त या 4 टॉपिकमध्ये एफर्ट्स घ्या। इथून पुढं म्हणतो ना आपण, तुम्ही सुटकेचा निश्वास टाकला तरी चालेल, असं एवढं काही डोक्याला त्रास देणारे टॉपिक नाही आहेत। वर्क पॉवर एनर्जी एकदम सिंपल, ग्रॅव्हिटेशन तो पण असाच, सर्कुलर मोशन सारखा, सुरू कधी होईल संपेल कधी कळणार नाही, रोटेशनल मोशन त्यापेक्षाही सोपा, ऑप्टिक्स शेवटी बेटा हो विदाई के टाइम ठीक है? सो रिमेनिंग पार्ट विल कंटिन्यू ऑन टुमारोज लेक्चर। थैंक यू।